फलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और आज हमको जो है नया इकाई स्टार्ट करना है और इस इकाई का नाम है आपका 10वां इकाई, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमारा यूनिट था वो था हमारा हाइड्रोजन, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी लिए थे और इस लेसन में हम लोग एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, जानकारी क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे। वैसे आप जानते हैं, अगर हम जो है बात करें आवर्त सारणी का, वो भी हमारा आधुनिक आवर्त सारणी का, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपने उधर पहले भी पढ़ाई कर चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखा होगा। अगर हम जो है आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक होता है हमारा एस ब्लॉक। स्टार्टिंग का जो ब्लॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट वाला जो है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक और बीच वाला को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक और एक नीचे जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, उसको जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में क्या किया गया है भाई, डिवाइड किया गया है। एक हमारा एस ब्लॉक, एक हमारा क्या था पी ब्लॉक, एक हमारा डी ब्लॉक और एक हमारा क्या होता है एफ ब्लॉक। ये 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये जो भी ब्लॉक डिवाइड किया गया है, चाहे एस की बात करें, पी की बात करें, डी की बात करें या एफ की बात करें, ये जो है आपका 4 प्रकार का उपकोष होता है, एस, पी, डी और ये हमारा क्या होता है एफ उपकोष। ये 4 प्रकार का उपकोष होता है और इन उपकोषों में कितने कितने कक्षक होते हैं या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बेसिस पर बांटा गया है। जैसे एस उपकोष में 1 कक्षक होता है जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है। पी उपकोष में अगर हम देखेंगे तो 3 कक्षक होता है जिनमें टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है आपका आता है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम डी की बात करें तो जो डी होता है उसमें टोटल हमारे जो है 5 कक्षक आते हैं और पर कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 5 दूनी कितना होता है हमारा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, भरता है। और अगर एफ उपकोष की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितने हमारे कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल कितना होता है हमारा, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। तो जो भी हमारा उपकोष होता है एस, पी, डी और एफ उपकोष जो होता है, जो अब इससे पहले जो है जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उसमें भी देखे थे, उसके क्वांटम नंबर में देखे थे। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसके आधार पर उसको जो है उतने ग्रुप में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे हमारे एस जो ब्लॉक होता है उसके अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए हमारा ये जो एस ब्लॉक होता है उसको 2 ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको ये भी पता है भाई कि ग्रुप क्या होता है, समूह क्या होता है, आप जानते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, बाएं से इस प्रकार से दाएं चलते हैं। अगर हम इस प्रकार से बात करें तो बाएं से अगर हम क्या करेंगे, दाएं चलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ये आप जानते हैं। और टोटल आवर्तों की संख्या कितना होता है हमारा, 7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 7 क्या है हमारे आवर्त हैं। ये आप क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। और ऊपर से जो नीचे हमारा क्या बनता है, जो कालम बनता है, इस प्रकार से ऊपर से जो ऊर्ध्वाधर जो कालम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितना है हमारा, 18 है। कितना है हमारा, 18 है। ठीक है, तो इनका वर्ग की अगर हम संख्या की बात करें, समूह की बात करें तो टोटल 18 वर्ग है। और ये जो 18 वर्ग है वो इन्हीं के बेसिस पर बना गया है। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को 2 ग्रुप में बांटते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 में। पी के अंतर्गत हमारा कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए पी को हम लोग जो है 6 भागों में इस प्रकार से क्या करते हैं, बांटते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आता है तो बीच वाला को कितने भागों में बांटते हैं, 10 भागों में बांटते हैं। और एफ वाला होता है उसमें 14 भाग आता है, इसलिए नीचे हमारा जो है 14 भागों में इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो इस तरीक़ा से जो भी उपकोष होता है उस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो भी आवर्त सारणी होता है उस आवर्त सारणी को डिवाइड किया गया है और उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उसको उतने ग्रुप में क्या किया गया है, बांटा गया है।
तो हम लोग इसको पहले से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी की बात। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा एस ब्लॉक के जो तत्व होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, आपका ये स्टार्टिंग में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत दो ग्रुप को रखा गया है, पहला ग्रुप को और दूसरा ग्रुप को क्या किया गया है, इसके अंतर्गत रखा गया है या रखते हैं। जिसमें से हमारा जो पहला ग्रुप होता है, पहला हमारा जो क्या है, हमारा ग्रुप है या पहले समूह के अंतर्गत जो तत्व आता है उनको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु, क्षार धातु। और दूसरे वर्ग के अंतर्गत जो तत्व आता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है क्षारीय मृदा धातु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे तो हलीना है ना, के, रब, से, ये हमारा क्या होता है फरियाद, ये हम लोग लेते हैं। और वर्ग 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ग 2 के तत्व होते हैं। तो वर्ग 1 के अंतर्गत जो तत्व आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और वर्ग 2 के अंतर्गत जो तत्व आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब इसको जो है क्षार धातु क्यों कहते हैं और इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्षार धातु किसे कहते हैं, तो ईजी है कि वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं। जिसमें है ना हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीडियम जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं, जो वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ये जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है, जो वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल ये बोल सकते हैं कि वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु, वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्षार धातु को क्षार धातु क्यों कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं। तो यहाँ से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्षार धातु के अंतर्गत या वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं वो क्या करता है, आपका पानी के साथ क्रिया करके क्या करता है, हमारा उनके तत्व या उनके ऑक्साइड जो है पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति कैसा होता है, हमारा क्षारीय होता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं। तो क्वेश्चन कर देगा, मान लो कि क्षार धातु को क्षार धातु क्यों कहते हैं, तो बोल सकते हैं वर्ग 1 के तत्व जो होता है ना, उनको हम क्षार धातु कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीडियम ये हमारे क्षार धातु होते हैं। इसको क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी के साथ क्रिया करके या इनके ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या करता है, हमारा क्षारीय प्रकृति वाला यौगिक बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं। सेम कंडीशन वर्ग 2 के तत्वों के साथ है। वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं क्योंकि इनके तत्व भी पानी के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और पानी के साथ क्रिया करके या इनकी ऑक्साइड क्रिया करके क्या करते हैं, हमारे हाइड्रो ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हाइड्रो ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और जनरली इसके अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं वो भूपर्पटी पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु का परिचय दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करते हैं तो क्षार धातु का जो अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है आपका NS1, ये अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है NS1। और क्षारीय मृदा धातु अर्थात वर्ग 2 के तत्वों का अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है हमारा NS2, जो है इसमें क्या होता है, भरता है या उसमें क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। क्योंकि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम कक्षक किसमें प्रवेश कर रहा है, हमारा एस उपकोष में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि क्या करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाता है। अब एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 तत्व वर्ग आता है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो इसके अंतर्गत कोई भी तत्व उठा के देख लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लो, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में ही क्या करता है, प्रवेश करता है। इस वजह से ये जो है सब जो है एस ब्लॉक के क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे हम लिथियम की ही बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 1s2 और 2s1 आप देख रहे हैं अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, अतः उसे हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम परिचय क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर आपका क्या किया गया है, दिया गया है, किसमें, हमारा सामान्य परिचय में जितना हम लोग किए हैं। तो ये हमारा सामान्य परिचय है। जैसे हम लोग पढ़े कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि पूरे आवर्त सारणी को
जो है कितने भागों में, 4 ब्लॉक में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये हमारा डी ब्लॉक और एक हमारा क्या होता है हमारा ए ब्लॉक, ये 3 ब्लॉकों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो किसके आधार पर बना है भाई, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसको बनाया गया है। क्योंकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते आवर्ती फलन था। ये किसके हैं, हमारे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं ना, आवर्ती जो गुण है या आधुनिक आवर्ती गुण है उसमें पढ़े हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं अभी जस्ट पढ़े हैं कि पूरे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में क्या करते हैं, बांटते हैं। और अभी जस्ट देखें एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो अभी मैं बताया कि जिन तत्वों का अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर किसमें प्रवेश करता है, हमारा एस उपकोष में, किसमें, हमारा एस उपकोष में अगर क्या करता है, प्रवेश करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एस ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। जैसे वर्ग 1 के अंतिम कक्षक में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और वर्ग 2 के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एस ब्लॉक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एस ब्लॉक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंतर्गत रखते हैं। और आवर्त सारणी एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह को रखा गया है, जो हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये हमारा जो एस ब्लॉक होता है इसके अंतर्गत 2 वर्ग रखा जाता है, वर्ग 1 को और वर्ग 2 के तत्वों को उसके अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। अब उसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता है, जैसे वर्ग 1 के अंतर्गत अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, तो देखो ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है ना, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, हमारा वर्ग 1 के अंतर्गत, जिसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से क्षार धातु के नाम से क्या करते हैं, जाने जाते हैं। और इसको क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है या इनके जो तत्व हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, हम लोग क्षार धातु कहते हैं। ये जस्ट हम लोग देख चुके। दूसरा द्वितीय वर्ग 2 के अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और हमारा रेडियम आता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। सबको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके तत्व या इनके ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। इस वजह से और भूपर्पटी पर मिलते हैं, पृथ्वी पर मिलते हैं, इस वजह से इसे क्षारीय मृदा धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये हम पहले जो कर चुके हैं, है ना। और इसमें अंतिम तत्व दोनों का, जैसे हम लोग जो है हलीना के रफ से फरियाद बोलते हैं, है ना, या फरियाद बोल रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग फ्रांसीडियम की बात करें और इसमें हम लोग रेडियम की बात करें, ये दोनों क्या होता है, हमारा ये जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वर्ग 1 के तत्वों में हम लोग क्या लिखते हैं, NS1 हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और अगर वर्ग 2 के तत्वों में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखते हैं, वो जो है NH2 के रूप में क्या करते हैं, हम लोग इसको दर्शाते हैं। और इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसका सामान्य परिचय दे सकते हैं, बता सकते हैं। और विकर्ण संबंध क्या है, ये आप जो जानते हैं, है ना। विकर्ण संबंध क्या होता है, यदि द्वितीय आवर्तक के तत्व, अब द्वितीय आवर्तक में कौन कौन से होते हैं भाई, तो द्वितीय में होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद होता है हमारा फ्लोरीन। इसी प्रकार तृतीय आवर्तक के अंतर्गत अगर मैं देखूं, तृतीय आवर्तक में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें होता है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, दूसरे बात हमारा क्या होता है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद कौन आता है भाई हमारा, इसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन, फिर होता है फास्फोरस, फिर सल्फ़र और फिर क्या होता है हमारा सल्फ़र के बाद आ जाता है हमारा क्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनमें विकर्ण संबंध क्या होता है, पाया जाता है। तो विकर्ण संबंध क्या होता है, तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का ये देखो, ऐसे लिखेंगे तो ये समूह है, ऊपर से नीचे करेंगे तो समूह है और बाएं से दाएं करेंगे तो क्या है हमारा, वो आवर्त है। तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का, जैसे द्वितीय आवर्तक का तत्व कौन है, लिथियम है, तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के
अगले समूह के। अगले समूह कौन होगा हमारा? अगले समूह ये होगा जस्ट आगे वाला। तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ क्या करना? गुणों में समानता प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? आपका विकर्ण संबंध कहलाता है, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं द्वितीय आवर्तक के तत्वों का। जैसे द्वितीय आवर्तक का तत्व कौन है भाई? लिथियम है। तो अगले समूह कौन होगा? जस्ट बाद वाला। और अगले समूह कौन है हमारा? मैग्नीशियम, जो कौन सा आवर्तक है हमारा? तृतीय आवर्तक के है। तो उन तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करना ही आपका क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु क्या है परिचय कर लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम में क्या लिखते हैं वो देख लिए, विकर्ण संबंध बता लिए, उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आता है वो भी आपने क्या कर लिए? देख लिए। तो इसको आपको क्या करना है? आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना है भाई। चलिए अब हम चलते हैं समूह 1 के पास। वही चीज़ जो हम पहले क्या किए हैं, पढ़े हैं, वही चीज़ पढ़ेंगे। तो समूह 1 के पास चलते हैं। तो ये हमारा क्या है? क्षार धातु, ग्रुप 1 एल्कलाई है ना, एल्केलाई है ना, एल्काली बोल सकते हैं मेटल, एल्केली मेटल, एल्केली मेटल बोल सकते हैं है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं। तो आप अभी जस्ट देखें हैं आवर्त सारणी का जो क्या होता है हमारा प्रथम जो समूह होता है, उस प्रथम समूह को क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं है ना। प्रथम जो समूह है उसको क्षार धातु कहते हैं। और इसके अंतर्गत टोटल हमारा जो है 6 तत्व रखा गया है। लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीडियम, ये रखे गए हैं। और इन तत्वों में हाइड्रोजन भी है बट उनको क्षार धातु के श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्षार धातु क्या है? तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं वो क्षार धातु हैं है ना। जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे? जो है आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीडियम, लिथियम, ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग 1 के तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं या क्षार धातु कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हम पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्या करता है? हमारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे हम लोग सोडियम का ही देखे थे, अगर सोडियम की बात करें तो ये पानी के साथ क्या करता है? हमारा क्रिया करता है और क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पानी टूटता है तो H+ आयन और OH माइनस आयन में टूटता है और सोडियम प्लस वाला रहता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मात्रा अगर 2 ले लेते हैं तो इसका भी मात्रा 2 लेकर के हम क्या करते हैं? H2O क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये जो हमारे यौगिक बन रहा है वो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होता है। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन तो यहाँ से यही आएगा क्षार धातु क्या है? तो वर्ग 1 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं। क्योंकि ये तत्व पानी के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपके 6 तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीडियम को क्या किया गया है? रखा गया है। इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्राप्ति का। किसकी बात करें? प्राप्ति का। तो हमारे जो क्षार धातु होते हैं अगर इसकी बात करें तो क्षार धातु बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं भाई। कौन से हमारे? क्षार धातु क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्षार धातु क्या होते हैं हमारे? क्रियाशील होते हैं। और क्षार धातु क्रियाशील होने के वजह से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं भाई। क्षार धातु क्रियाशील होते हैं इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्षार धातु जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। और क्रियाशील होने की वजह से प्रकृति में मुक्त अवस्था, मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाना मतलब किसी के साथ पाए जाना है ना। एक अकेला नहीं मिलता है आपको, किसी के साथ में मिलता है या यौगिक अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। और इसमें अगर हम लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो लगभग क्या होता है? समान होता है। फिर भी इनके उपलब्धता देखें प्रकृति में तो वो एक दूसरे के निकट नहीं है, क्योंकि इनके आकार जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? भिन्नता होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से क्या करते हैं? नीचे वर्ग में अगर बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होते जाता है? आपका बढ़ते जाता है। तो उस स्थिति में लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें
तो दोनों सबकी रासायनिक क्रियाशीलता क्या है हमारा बराबर है, बट इसकी उपलब्धता की बात करें तो आकार में भिन्नता के वजह से थोड़ा सा क्या होता है कम ज़्यादा क्या होता है आपको देखने को मिलता है। और क्षार धातु जनरली ऑक्साइड के रूप में, हैलाइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, सिलिकेट के रूप में या बोरेट के रूप में क्या होते हैं संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो यदि हम प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति में आप ये बोल सकते हैं कि जो क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं क्रियाशील होते हैं, है ना। और क्रियाशील होने की वजह से ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जो भी पाए जाते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं हमारे पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में किस किस रूप में हो सकते हैं, ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, हैलाइड के रूप में हो सकते हैं, नाइट्रेट के रूप में हो सकते हैं, सिलिकेट के रूप में हो सकते हैं या बोरेट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में होगा जैसे Na2O इस तरीक़ा से, या तो सोडियम क्लोराइड इस तरीक़ा से, या सोडियम नाइट्रेट इस तरीक़ा से, या सोडियम सिलिकेट, तो यहाँ हमारे पास Na2 है ना, SiO3 इस रूप में हो सकता है, या बोरेट के रूप में आपको क्या हो सकता है हमारे क्षार धातु देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके प्राप्ति हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। और यहाँ पर जो है इनका जो है उपलब्धता यहाँ पर बताई गई है कि किस किस रूप में क्या होते हैं हमारे पाए जाते हैं। और मृदा पर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा उपलब्धता वाला तत्व तो कौन होता है हमारा, यहाँ पर लिथियम को दिया गया है, जिसका कौन सा नंबर है हमारा 35वां नंबर का ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है आपका तत्व होता है, जो मुख्यतः सिलिकेट के खनिज के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में, सिलिकेट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक दिया है स्पोडुबिन, जिसका नाम दिया हमारा लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट दिया है, फिर लेपिडोलाइड दिया है, ये हमारा क्या होता है लिथियम एल्युमिनियम, ये भी हमारा क्या होता है सिलिकेट होता है। ठीक है, ये हमारे इसके प्रमुख क्या होते हैं हमारे यौगिक होते हैं। उसी प्रकार सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये मृदा पर भी उपलब्धता वाले तत्व के रूप में 7वां और 8वां नंबर में क्या होते हैं पाए जाते हैं। 7वां और 8वां मतलब क्या होता है हमारा, सोडियम जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर क्रम में देखें तो ये सोडियम का कौन सा क्रम है हमारा 7वां क्रम है, और पोटेशिया का कौन सा है 8वां क्रम का तत्व है। ठीक है, सबसे पहले नंबर में कौन आता है हमारा ऑक्सीजन आता है, दूसरे में कौन आता है सिलिकॉन, तीसरे में हमारा कौन आता है एल्युमिनियम। वैसे ही आपका 7वां नंबर में कौन आता है सोडियम, और 8वां नंबर में कौन आता है हमारा पोटेशियम। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले क्या होता है हमारा तत्व होता है, और ये भी संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम जो होता है हमारे घर में नमक के रूप में इस प्रकार से मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं NaCl बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम की बात करें तो ये KCl होता है, और ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है, जो जनरली आपको समुद्र के जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा समुद्र का पानी क्या है नमकीन है, और वहीं से आपका नमक क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो जनरली सोडियम और पोटेशियम के जो क्लोराइड होते हैं, जो कि सोडियम और पोटेशियम के यौगिक हैं, आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है हमारा समुद्र में क्या होता है पानी है पूरा नमक पानी, तो वहाँ पर आपको ये सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है मिलता है। और सोडियम का बृहद स्रोत रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं रॉक साल्ट बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से सोडियम क्लोराइड के रूप में सोडियम क्या होता है पाया जाता है। अभी जस्ट बोले ना कि क्षार धातु जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सिंगल नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत क्या है ज़्यादा है, इसलिए किस रूप में मिलेगा आपको NaCl के रूप में मिलेगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं सोडियम को अलग कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसा स्थिति में मिलेगा NaCl की स्थिति में मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारा सोडियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है क्रियाशील होता है, और क्रियाशील के वजह से वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में आपको क्या होता है पाया जाता है, प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार हमें बोरेक्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Na2B4O7 ये हमारा क्या होता है 10H2O, इसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं। ये बोरेक्स का क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। इस रूप में क्या होता है सोडियम क्या होता है आपका पाया जाता है, या इस रूप में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है Na2CO3 होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर क्या होता है हमारा 2H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रोना बोलते हैं। ड्रोना का फार्मूला बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं Na2CO3 इंटू NHCO3 2H2 को एक साथ क्या कहा जाता है हमारा ड्रोना कहा जाता है ना, जिसको सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी के दो अणु को एक साथ ड्रोना कहते हैं। और इस रूप में क्या पाया जाता है हमारा सोडियम प्रकृति में क्या होता है पाया जाता है। चिली साल्ट पीटर के रूप में क्या होता है सोडियम आपको देखने को मिलता है। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मतलब
NO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, जो जिसका एक निक नेम बोल सकते हैं वो क्या होता है हमारा, चिली साल्ट पीटर होता है। इस रूप में आपको क्या होता है ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3 और ये क्या होता है Na3Al F6 होता है, Na3Al F6 को हम क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट कहते हैं। तो सोडियम जो है क्रायोलाइट के रूप में भी क्या होता है, पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये जो है आपका NaSSi2O8 होता है हमारा सोडा फेल्सिस्पार। उसके बाद आपका मीरे बिलाइट है ना, सोडियम सल्फेट। इन रूपों में आपको क्या होता है, सोडियम प्रकृति में क्या होता है देखने को मिलता है, जिसमें से आपको कुछ कुछ याद रखना जो है आवश्यक है। जैसे नमक है ना, NaCl, इसमें सोडियम होता है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O इस रूप में देखने को मिलता है। ड्रोना और चिली साल्ट पीटर है, क्रायोलाइट है। तो 3 कम से कम, बोरेक्स का, चिली साल्ट पीटर का और जो क्रायोलाइट है उनका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इस रूप में सोडियम प्रकृति में क्या होता है, पाया जाता है। और वहीं से सोडियम को अलग से क्या किया जा सकता है, निकाल के उसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप में पढ़ते हैं ना, लोहा की बात करें अगर, तो लोहा क्या होता है, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है कि गए कहीं और उसको लोहा को जो है वहाँ पर जैसे कोयला खदान है वैसे लाए, ऐसा नहीं होता है ना। लोहा को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि लोहा जो है चट्टान के रूप में पाया जाता है और चट्टान में से लोहा निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं, वो चट्टान के रूप में या इस प्रकार से अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राप्ति की बात हो गया, कौन सा, सोडियम का। अगर हम बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम की अगर हम बात करें यहाँ से, तो पोटेशियम जैसे पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वाइन बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं भाई, सिल्वाइन बोलते हैं। उसी प्रकार इसका भी एक होता है, साल्ट पीटर होता है ना। जैसे पहले वाला सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते थे, चिली साल्ट पीटर, वैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर कहते हैं। जैसे एक और होता है कार्निलाइट, इसका फार्मूला होता है KCl MgCl2 और 6H2O, ये हमारा होता है। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट बोलते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कार्नेलाइट किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्नेलाइट का फार्मूला KCl, उसके बाद तो है पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया हमारा KCl, फिर पॉइंट हो गया MgCl2 और यहाँ पर कितना अणु, 6H2O। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट बोलते हैं। और कार्नेलाइट जो है हमारा पोटेशियम का एक यौगिक होता है, जिस रूप में क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है आपका पाया जाता है। इसी प्रकार आगे हमारा फेल्डस्पार या फेल्डस्पार बोलते हैं, KAlSi है ना, O8 Si3O8 इस रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार K2O एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है, सिलिकेट दिया है, इस रूप में पाया जाता है। सिल्वानाइट KCl या सोडियम क्लोराइड की मिश्रण के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो इस रूप में आपको क्या होता है, पोटेशियम के जो यौगिक हैं वो देखने को मिलता है। तो इसमें कम से कम आपको सिल्वाइन पता होना चाहिए, साल्ट पीटर पता होना चाहिए और कार्नेलाइट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आपको क्वेश्चन कर सकता है। उसी प्रकार आगे हम जो है रुबिडियम की बात करें, सीजियम की बात करें, तो इसके लिए कोई सुविधाजनक स्रोत उपलब्ध नहीं है बोल रहे हैं ना, मतलब इसके लिए ऐसा हमको अभी पता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। और इन दोनों क्षार धातुओं को लिथियम की प्राप्ति के दौरान उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। और समूह 1 के अंतिम तत्व फ्रांसीडियम पहले पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना। और इनका जो है अगर बात करें तो दीर्घ आयुकाल, समस्थानिक कितना होता है इसका, समस्थानिक की बात करें तो 273 जो है। और फ्रांसीडियम का अर्धायुकाल कितना मिनट का होता है हमारा, 21 मिनट का होता है। क्योंकि जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसका अर्धायुकाल क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो जो आपका स्ट्रांसियम होता है, फ्रांसीडियम होता है, इसका या फ्रांसियम जो होता है उसका अर्धायुकाल 21 मिनट का क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़े से आप प्राप्ति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि किस किस अवस्था में क्या होता है हमारा जो है सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, किस यौगिक के रूप में पाया जाता है, उनका नाम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका उनका प्राप्ति है ना। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सिंपल बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में बोल सकते हैं ना, कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, वितरण ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आता है। अब बाउ के नियम के अनुसार हमने पहला जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑफ बाउ के अनुसार आप जानते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग देखें तो हीलियम मतलब हलीना के रब से फरियाद, सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट लिथियम को लेते हैं हम लोग, ठीक है, पूरा लेना है तो लिख सकते हैं हलीना के रब से ये फरियाद। तो सब का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारा, NS1 होता है, जो कि 72 कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करता है, शो करता है। कौन सा कोष है हमारा, 72 कोष। तो इसके आधार पर देखें तो 1 3 ये कितना होता है 11, ये कितना होता है हमारा 19। तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 खत्म हो गया। इसका देखेंगे तो 1s2 और ये हमारा क्या होता है 2s1, ये जानते हैं। इसका बात करें तो 1s2 2s2 और ये कितना होता है हमारा 2p6 हो गया। तो 6 4 10 हो गया। देखो 6 2 8 2 10, तो ये किस में चला जाएगा आपका 3s1 में चला जाता है। तो इसका हो गया। पोटेशियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 और 3p कितना हो जाता है हमारा 6, तो 4s1 ये हमारा चला गया। 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 1 19, ये हमारा 19 होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 72 कोष का कितना होता है हमारा NS1 होता है। और आपके बुक में दिया है जैसे आपका सभी का, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। लिथियम से स्टार्ट है तो ये 1s2 2s1, इधर देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसी प्रकार सब का आप लिख सकते हैं। आपका बाउ का जो हम रूल्स बताए हैं उनके अनुसार आप सबका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आ भी जाता है तो उसको आपको क्या करना है, देखना है, करना है भाई, ठीक। आगे हमको देखना है क्षार धातु के परमाणुक और जो है भौतिक गुण, ये हम लोग देखेंगे, है ना। क्षार धातु के देखेंगे, अभी क्षार धातु पढ़ रहे हैं, फिर क्षारीय मृदा धातु पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमको देखना है क्षार धातु के यहाँ पर परमाणुक और उसके भौतिक गुण देखेंगे। तो अगर हम परमाणुक की बात करें तो जितने भी जो क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु एक परमाणुक होते हैं। पहली चीज़ तो कैसा होते हैं हमारे, एक परमाणुक होते हैं। सब के सब कैसे होते हैं, एक परमाणु। क्योंकि आप जब भी देखते हैं लिथियम को इस रूप में देखते हैं, सोडियम को इस रूप में, पोटेशियम को इस रूप में, रुबिडियम को इस रूप में, सीजियम को इस रूप में और फ्रांसीडियम को इस रूप में देखते हैं, तो सब कैसे होते हैं हमारे 1 एटॉमिक होते हैं ना, मतलब एक परमाणुक होते हैं। तो लिथियम हमारे एक परमाणुक है, सोडियम एक परमाणुक है, पोटेशियम एक परमाणुक है, रुबिडियम एक परमाणुक है, सीजियम एक परमाणुक है। मतलब क्षार धातु के अंतर्गत आने वाले सभी जो तत्व हैं वो एक परमाणुक हैं। एक परमाणुक मतलब जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं तो द्विपरमाणुक होता है, क्योंकि ये इस रूप में क्या होते हैं हमारे पाए जाते हैं, H2 के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दिए हैं क्योंकि क्षार धातु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखते हैं। बट रियली देखा जाए तो क्षार धातु के जैसा उनमें गुण तो है लेकिन बहुत सारा गुण नहीं मिलता जुलता है, तो जनरली उसको हम अमारा तत्व बोलते हैं। बाकी जितना बच जाता है उसको हम क्षार धातु कहते हैं। और जितने भी क्षार धातु होते हैं वो एक परमाणुक होते हैं, ठीक है, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हम चलते हैं इनके गुण के पास। भौतिक गुण हैं और भौतिक गुण में पहला आपका दिया है भौतिक अवस्था और प्रकृति। भौतिक अवस्था और प्रकृति जो है आपका सरल है। और भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो चूँकि धातु हैं हमारे, है ना, और धातु हमारे किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। मरकरी को छोड़ दिया जाए, मरकरी क्या होता है, Hg होता है। यही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी धातु होते हैं सबके सब क्या होते हैं हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो चूँकि हमारे वर्ग एक के जो तत्व हैं सबके सब धातु हैं, इस वजह से ठोस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये चांदी के समान क्या होते हैं हमारे, सफ़ेद होते हैं, चमकदार होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये मुलायम प्रकृति के होते हैं। चाकू से इसको क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये इतना क्रियाशील होते हैं कि वायु के संपर्क में आने से क्या होते हैं, तुरंत क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसके वजह से इसका जो चमकीलापन है वो क्या हो जाता है, आपका जो है गायब हो जाता है, उसमें धूमिल प्रकृति आ जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कहने का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीडियम, तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी कठोरता धीरे धीरे क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है, कम होती जाती है। वजह ये होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है आपका बढ़ता है
और धात्विक बंध जो शक्ति है वो आपकी क्या होती जाती है, घटती जाती है। इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपकी थोड़ा सा जो कठोरता है वो आपका क्या होती जाती है, आपकी घटती जाती है। तो उस स्थिति में बोल सकते हैं कि लिथियम जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी कठोर होती है, और फ्रांसीडियम जो होती है या हम सीजियम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी मुलायम होती है बोल सकते हैं, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर कठोरता क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। तो उस स्थिति में समूह 1 के अंतर्गत देखें तो लिथियम सबसे क्या होती है, कठोर धातु होती है, और सीजियम जो होती है सबसे मृदु धातु, सॉफ्टनेस एलिमेंट्स होती हैं। और सभी जितने भी हमारे क्षार धातु हैं उनमें अंतः केंद्रीय एक जालक का क्या होती है, निर्माण होती है। तो इस तरीक़ा से जो है क्षार धातु के भौतिक गुण को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। आप बोल सकते हैं कि जो क्षार धातु है वो क्षार धातु क्या होता है, हमारा चांदी के समान सफ़ेद चमकदार, है ना, होती है। ये क्या होती है, आपका मुलायम होती है, और इसको सरलता से चाकू से क्या की जा सकती है, काटी जा सकती है। उसके अलावा ये बहुत क्रियाशील होती है, वायु के संपर्क में आने से तुरंत ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर से नीचे आने पर कठोरता आपकी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है ना, कठोरता घटती जाती है। उस स्थिति में लिथियम सबसे कठोर और सीजियम सबसे मुलायम धातु के अंतर्गत रखी जाती है। और क्षार धातु के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व हैं वो अंतः केंद्रीय जालक का क्या करती है, निर्माण करती है। कैसा जालक, हमारा अंतः केंद्रित जालक का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको क्या करना है, देखना है। एक ये है हमारा कि समूह वर्ग 1 में सबसे, अगर हम कठोर धातु बोलेंगे तो लिथियम सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर धातु है, और सीजियम क्या होता है, मुलायम धातु होता है। और इसमें किस प्रकार की संरचना देखने को मिलता है, तो ये अंतः केंद्रीय संरचना आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं। उसके अलावा चूँकि धातु है तो इनमें आघातवर्धनी और तन्यता होती है, बट थोड़ा कम होती हैं, और विद्युत की क्या होती हैं, ये सुचालक होती हैं। तो इस तरीक़ा से भौतिक गुण को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि क्षार धातु के भौतिक गुण बताइए, तो भौतिक गुण जो है जनरल थ्योरी है, बोल सकते हैं कि क्षार धातु जो होते हैं वो चांदी के समान क्या होते हैं, सफ़ेद चमकदार होते हैं, और ये मुलायम होते हैं, है ना। और ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, आपका तुरंत क्रिया करके धूमिल पड़ जाते हैं। मुलायम होने की वजह से चाकू से काटा जा सकता है। ऊपर से नीचे आने पर कठोरता कम होती जाती है। उस स्थिति में लिथियम जो होती है सबसे ज़्यादा कठोर, और सीजियम जो होती है वो सबसे मुलायम प्रकृति की होती है। क्योंकि धातु है तो इसमें आघातवर्धनता का गुण पाई जाती है, तन्यता का गुण पाई जाती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालकता को प्रदर्शित करती है। और इनमें अगर हम जालक की निर्माण बात करें तो सब के सब जो है आपका BCC या इसी को अंतः केंद्रीय जालक का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस तरीक़े से इसकी भौतिक अवस्था को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया भौतिक अवस्था। अब हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या देखते हैं हम लोग, परमाणु त्रिज्या। ये छोटा चीज़ है, आपको ज़्यादातर समझते जाना है। लिखें इसलिए है ताकि आपको हम उससे रिलेटेड कुछ समझा सकें। आपको इसको लिखना नहीं है, बल्कि हम जो समझा रहे हैं उसको अपने भाषा में क्या करते जाना है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अब हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है भाई, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है, जो बीच में होता है, उस नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन, कौन सा कक्षा, अंतिम कक्षक, है ना। अंतिम कक्षा जो है, उस अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी होता है, यही आपकी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। थ्योरी थोड़ा सा आप जो है लिखते जाएंगे, हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, आप लिखते जाएंगे। तो किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से लेकर के उसके अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच की जो दूरी होता है, वो बीच की दूरी ही उसकी क्या कहलाती है, आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। मान लो हम सोडियम की बात करें तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस स्थिति में हमारा ये नाभिक हो गया प्लस। अब पहला जो कक्षा होगा, ये मान लो पहला कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें दूसरा कक्षा है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम तीसरा कक्षा की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट, ये सेकेंड ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिट हो गया, और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर नाभिक से लेकर के कहाँ तक, अंतिम कक्षा ये है। तो नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षक के बीच में पाए, नाभिक और इलेक्ट्रॉन
के बीच की दूरी, वो भी अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगा वही आपका क्या कहलाता है, आपका परमाणु त्रिज्या कहलाता है या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और समूह हम एक की बात करें, वर्ग एक की बात करें, तो उस स्थिति में समूह में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, परमाणु आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ता जाता है। और परमाणु आकार बढ़ने की वजह से आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। यही वजह है कि नीचे वाले जो तत्व का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो ज़्यादा होता है और लिथियम का परमाणु त्रिज्या कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कक्षा चेंज होता है। जैसे इसमें हम लोग बात करें, लिथियम का 3 होता है, तो पहले में 2 और दूसरा में 1। सोडियम की बात करें तो 2 8 और कितना हो जाता है हमारा 1। पोटेशियम की बात करें तो 2 8 है ना, फिर हमारा 8 8 8 16 1 कितना हो गया, 8 8 16 2 18 और 1 19 4 कक्षा हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं, कक्षा क्या होता है हमारा चेंज होते जाता है। कक्षा चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका त्रिज्या क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कक्षा का संख्या चेंज होती जाती है। जैसे पहले में 2 कक्षा है, दूसरा में 3 कक्षा हो गया, चौथा में 4 कक्षा, फिर 5 कक्षा, फिर 6 कक्षा, फिर 7वां कक्षा। तो कक्षा चेंज हो रहा है ना, और कक्षा बढ़ रहा है, इस वजह से आपकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, परमाणु त्रिज्या को बता सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले परमाणु त्रिज्या की परिभाषा लिखना पड़ेगा। किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होता है वो दूरी आपकी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यदि हम जो है वर्ग 1 के तत्वों की अर्थात क्षार धातु के परमाणु त्रिज्या की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर उनकी त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोष जो होती है, कोष मतलब कक्षा जो होती है, वो कक्षा क्या होती है, आपकी परिवर्तित होती है। और कक्षा परिवर्तित होने से नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा परमाणु आकार अगर यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो इसको अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, लिखना है भाई। चलिए अब हम चलते हैं व्याख्या। वही दिया गया है हमारा, क्षार धातु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्षार धातु के परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है और नाभिकीय आकर्षण बल न्यूनतम होता है। ऊपर से नीचे आने पर आपका कोषों की संख्या बढ़ती है, कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है ना। बोल सकते हैं यही चीज़ दिया है और कुछ नहीं दिया है। और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, कम होगा। नाभिकीय आवेश कम होने के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, इस वजह से परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं। आयनिक त्रिज्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है हमारा, ये आयनिक त्रिज्या। अभी आयनिक त्रिज्या क्या होता है भाई, तो आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, तो यदि कोई परमाणु जो है आयनिक फॉर्म में है और उस स्थिति में उसके नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षक के बीच की जो इलेक्ट्रॉन की क्या है, हमारा दूरी है, अगर हम इसकी बात करें तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो है आपको उसका आयनिक त्रिज्या कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम, एक नॉर्मल सोडियम की बात करें और हम सोडियम आयन की बात करें तो जो नॉर्मल सोडियम होगा तो उसमें जो नाभिक और उसके अंतिम कक्षक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगा उसको बोलेंगे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, नॉर्मल हमारा क्या है, सोडियम है और उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उस स्थिति में उसके नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षक के बीच पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या। बट अगर सोडियम हमारा कौन सी स्थिति में आ गया, हमारा आयनिक स्थिति में आ गया, तो उसके परमाणु नाभिक और उनके अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी उसका क्या कहलाएगा, आपका आयनिक त्रिज्या कहलाता है। मतलब आयनिक अवस्था में किसी तत्व के नाभिक से लेकर के उसके अंतिम अवस्था में पाए जाने वाले या अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाता है। तो ये लिखा है ना, किसी तत्व के आयनिक फॉर्म में या आयन में नाभिक और उसके बाह्यतम कोष में जो भी पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी
आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्षार धातु की आयनिक त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, ऊपर से हम अगर क्या कर रहे हैं, हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो उस स्थिति में उनकी क्या हो रही है, हमारा आकार तो बढ़ ही रहा है, तो कितना भी हो आकार बढ़ रहा है मतलब आयनिक त्रिज्या भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। व्याख्या की बात करें तो किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से संयोजी धन आयन का निर्माण होता है, जिसके कारण शेष इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, आकर्षण बल से आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण धन आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आयन का आकार उसके परमाणु आकार से संबंधित होती है तथा समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ती है, अतः धन आयन का भी बढ़ती है। क्या बोल रहा है हमारा कि जैसे अगर क्या करता है कोई तत्व है, मान लो हम लोग सोडियम की ही क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, तो सोडियम के अंतिम कक्षक में हमारा जैसे पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उस स्थिति में अगर सोडियम क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, किसी को दे दिया, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, उनका एक कक्षा जो है टोटल हम पहले कितना कक्षा था, 2, 8 और 1 था, हमारा 3 कक्षा था। अब अंतिम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अगर किसी को क्या करता है, दे देता है, तो उसके पास कितना कक्षा बचेगा, 2 कक्षा बचता है। तो उस स्थिति में उनकी जो परमाणु त्रिज्या है, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले सोडियम था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, सोडियम आयन बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो पहले इनके पास कितना हमारा कक्षा था, 3 कक्षा था, बट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास कितना कक्षा हो गया, हमारा 1 कक्षा हो गया। तो उस स्थिति में सोडियम जो धन आयन होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर दिया है ना, आकर्षण जो है आपका कम होता है, शेष नाभिक अपेक्षाकृत ज़्यादा आकर्षित होकर, जिसके कारण धन आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या की अपेक्षा कम हो जाएगा। मतलब सोडियम का जो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या होता है, वह त्रिज्या उनके धन आयन की त्रिज्या से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। मतलब इनका जो त्रिज्या होगा, सोडियम आयन की जो त्रिज्या होगा वो कम होगा और सोडियम की त्रिज्या क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के क्या हो जाता है, पास में चला जाता है। इस वजह से नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है और साथ में उनका त्रिज्या भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो परमाणु सोडियम का परमाणु त्रिज्या क्या होता है, हमारा आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसका धन आयन की त्रिज्या क्या होता है, हमारा कम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोडियम और सोडियम आयन में किसकी त्रिज्या अगर ज़्यादा है पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम जो है उसका परमाणु त्रिज्या जो है वो ज़्यादा होता है और सोडियम आयन की त्रिज्या आपका क्या होता है, कम होता है। क्योंकि सोडियम आयन में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है और उसका मतलब ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो उसके पास केवल कितना कक्षा होता है, हमारा 2 कक्षा होता है। जबकि प्योर सोडियम जो होता है उसके पास टोटल कितना, 3 कक्षा होता है। तो 2 कक्षा नाभिक से ज़्यादा आकर्षित होता है ना, और 3 कक्षा थोड़ा सा कम आकर्षित होता है। तो 3 कक्षा की त्रिज्या ज़्यादा होगा, 2 कक्षा वाला का त्रिज्या आपका क्या होता है, आपका कम होता है। और यही चीज़ दिया गया है। और चूंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से आयनिक त्रिज्या को क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और इसमें अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, और बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है भाई, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मान लो कोई परमाणु है, सोडियम को ही ले लेते हैं, तो सोडियम के अंतिम जो कक्षा है, पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जितना ऊर्जा लगाएंगे वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगा, उसका आयनन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप आयनन ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यही दिया है, किसी भी तत्व के गैसीय अवस्था में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उनकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब इस दौरान क्या होती है, आपकी ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। मतलब इसके लिए आपको ऊष्मा लेने की आवश्यकता होती है, जिससे धन आयन का क्या होती है, निर्माण होती है। अब जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, सोडियम है। अब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, आपने बाहर निकाल दिया, तो कौन सा आयन बनेगा, धन आयन क्या हो जाती है, आपकी निर्मित हो जाती है। और उस स्थिति में तो हो गया आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है। और अगर हम समूह 1 की बात करें, क्षार धातु की बात करें,
तो ऊपर से नीचे आने पर, है ना, ऊपर से नीचे मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीडियम, तो ऊपर से नीचे आने पर चूँकि क्या होती है, आकार आपकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने से उसके बीच में जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय क्या है हमारा आवेश है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब जितना नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या होती जाती है, दूर होती जाती है, वैसे वैसे क्या होती जाती है, उनके बीच आकर्षण कम होती जाती है। और आकर्षण कम होने की वजह से आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। यही वजह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होती जाती है, आपकी घटती जाती है। क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नीचे वाला जो है होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसके आयनन एंथैल्पी कम होती है। ऊपर वाला का जो है परमाणु आकार छोटा होने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास पास होती हैं, जिसके वजह से काफ़ी आकर्षण बल से क्या होती है, बंधी होती है। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा कठिन होती है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा और नीचे वाला का आयनन ऊर्जा क्या होती है, आपकी कम होती है। यही वजह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। रीजन यही है कि ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाती है, इस वजह से आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाती है। ये व्याख्या भी दिया है कि क्षार धातु का आकार बड़ा होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश में नाभिकीय आवेश का प्रभाव क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसके लिए उसको निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती जाती है भाई, कम होती जाती है। तो इस तरीके से आयनन ऊर्जा को बताई जा सकती है। गलनांक क्वथनांक की बात करें अगर हम, तो गलनांक क्वथनांक की बात करें तो क्षार धातु का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो जो है आपका बहुत कम होता है ना भाई। गलनांक क्वथनांक कम होता है, धातु है आसानी से हमारा टूट जाता है, तो फिलहाल तो क्षार धातु का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। और अगर हम समूह से ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब लिथियम से आगे की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो गलनांक क्वथनांक होता जाता है वो घटते जाता है। जाहिर सी बात है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से डोनेट कर देगा, क्योंकि उनके बीच जो है नाभिकीय आवेश क्या है, कम है, तो कम ताप मिलेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, आपका जो गलनांक क्वथनांक है वो कम होती जाती है। व्याख्या, चूँकि क्षार धातु में परमाणु आकार क्या होती है, बड़ी होती है, क्रिस्टल जालक में इसकी बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। ऊपर से नीचे आने पर जो बाउंडेशन है, नाभिकीय आवेश है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना या उसको तोड़ पाना आसान हो जाती है, अर्थात उसका बंधन ऊर्जा का मान कम हो जाती है। या ये बोल सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, वही है नाभिकीय आवेश बोल सकते हैं, वो कम हो जाती है, इसलिए गलनांक क्वथनांक कम हो जाती है। बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। घनत्व की बात करें अगर हम, तो घनत्व मतलब एक प्रकार से वजन बोल सकते हैं। और चूँकि क्षार धातु क्या है, हल्की होती है, फिर भी ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। अब कैसे बढ़ती है, तो इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, है ना, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा आयतन, ये होता है। और समूह से ऊपर से नीचे आने पर घनत्व तो बढ़ता है। वजह ये होता है कि लिथियम की बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें, तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 3 दूनी 6 7 होता है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर चूँकि परमाणु भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस वजह से उसका घनत्व भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं सीजियम का परमाणु भार ज़्यादा होगा या घनत्व ज़्यादा होगा, और लिथियम का घनत्व क्या होती है, आपकी कम होती है। तो ये भौतिक गुण है इसका। आगे है विद्युत धनात्मकता एवं धात्विक लक्षण। विद्युत धनात्मकता मतलब क्या होता है, चूँकि हमारे जो क्षार धातु होते हैं, ये क्षार धातु क्या होते हैं, इसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, हमारा कम होता है, इस वजह से आसानी से क्या करता है हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और धन आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो धन आयन बनाता है वो क्या करता है, धात्विक लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आप किसी को ले लो, पोटेशियम को भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और धन आयन को बनाता है, अर्थात विद्युत धनात्मकता गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है आसानी से, उसका धात्विक गुण भी क्या होते जाता है, आपका ज़्यादा होते जाता है। ठीक है, तो विद्युत धनात्मकता मतलब बोल सकते हैं कि क्षार धातु जो होता है, क्षार धातु का जो है आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, डोनेट कर देता है, क्योंकि उसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और धन आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब विद्युत धनात्मकता गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए क्या करता है, धात्विक लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। और समूह में ऊपर से
नीचे आने पर धात्विक लक्षण क्या होते जाता है आपका, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा भाई, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़े से उसकी विद्युत धनात्मकता को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आगे हमारा दिया है विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता, इसको हमको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणु द्वारा साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है आपका, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। जैसे हमारे पास HCl दिया है, ठीक है, HCl दिया है, आप जानते हो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंतिम कक्षक में हमारा क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाता है, एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, ठीक है। तो HCl में सहसंयोजी बंध होता है। यदि इस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो वह उसका गुण क्या कहलाता है आपका, ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता का गुण कहलाता है। तो किसी तत्व के सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन को, ये देखो सहसंयोजी क्या होता है, यहाँ पर बंध होता है। तो सहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसको कोई तत्व अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो उसका, तो वह प्रवृत्ति उस तत्व का क्या कहलाता है, हमारा विद्युत ऋणता कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, किसी सहसंयोजी यौगिक में किसी तत्वों द्वारा साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, वह उस तत्व का क्या कहलाता है आपका, विद्युत ऋणता कहलाता है। जैसे HCl में अगर हम देखें तो HCl में H और क्लोरीन के बीच एकाक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। और उस स्थिति में अगर क्लोरीन क्या करता है, उन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। और क्षार धातु के तत्वों की विद्युत ऋणता बहुत क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि क्षार धातु जनरली क्या करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ठीक है, न कि लेने वाले होते हैं। तो क्षार धातु हैं और धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, न कि लेते हैं। इस वजह से क्षार धातु का विद्युत ऋणता क्या होता है आपका, कम होता है। ये यहाँ से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर हम चालकता की बात करें तो भाई धातु है, तो विद्युत की चालकता क्या होता है, हमारा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, मतलब सुचालक होता है बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चालकता की बात कर दें तो हमारे जो भी क्षार धातु होते हैं, वो क्षार धातु क्या होते हैं, हमारे विद्युत या ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्योंकि हमारा धातु होते हैं और वो जो चालक होता है वो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, वो चालकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप चालक क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। 10वां ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, क्योंकि क्षार धातु के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा पाया जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो क्या कर देता है, हमारा डोनेट कर देता है, और डोनेट करके ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात सभी क्षार धातु जो होते हैं वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि उनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिस इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो क्या करता है, डोनेट मारता है। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है या प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसको आपको क्या करना है भाई, देखना है, जानना है ना। ये हो गया। उसके बाद ये है अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या होता है भाई, अपचायक गुण मतलब होता है अगर कोई तत्व जितना आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका अपचायक गुण कहलाता है। मतलब कोई तत्व जितना सरलता से, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, उनकी ये क्षमता ही या उनकी प्रवृत्ति क्या कहलाता है, हमारा अपचायक क्षमता या अपचायक गुण कहलाता है। और चूँकि हमारे जो क्षार धातु के जो तत्व हैं, अगर उसकी बात करें तो सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं। इसलिए क्षार धातु अच्छा क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। और इनका जो अपचायक क्षमता होता है वो आपका ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, हमारा बढ़ता है, और आकार बढ़ने से नाभिकीय आवेश क्या होता है, हमारा कम होता है। और नाभिकीय आवेश कम होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। यही वजह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम सोडियम और सीजियम की कंपेयर करें तो सोडियम का अपचायक क्षमता कम और सीजियम का अपचायक क्षमता क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि जो सीजियम होता है, अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम का परमाणु आकार सोडियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से नाभिक और अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाता है। जबकि सोडियम उसके अपेक्षा आकार में छोटा होता है,
तो इनके अपेक्षा वहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा कठिनता से निकलता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोडियम का अपचायक क्षमता सीजियम से कम होता है। ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो हमारे क्षार धातु क्या होता है, सभी के सभी अच्छे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। फिर भी अगर हम आकार के आधार पर देखें तो नीचे वाले जो तत्व हैं उनका परमाणु आकार क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से उनका जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम रहता है, इस वजह से इसका अपचायक क्षमता नीचे वाला का ज़्यादा होता है। तो ये समझ गए होंगे, ये हो गया हमारा अपचायक क्षमता। एक है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये हमारा क्या होता है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो ये हमारा मान लो धातु है, धातु की सतह है, इस धातु की सतह पर अगर क्या पड़ता है, प्रकाश क्या होता है आपका पड़ता है। धातु की सतह पर क्या पड़ता है, हमारा प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश पड़ने से यहाँ से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। दिया है ना, किसी धातु को दृश्य प्रकाश में रख दिया जाए तो रखने पर क्या होता है, हमारा प्रकाश जैसे ही धातु के पृष्ठ पर पड़ता है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं जब किसी धातु पर क्या किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है, या किसी धातु को दृश्य प्रकाश में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो दृश्य प्रकाश के पढ़ने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हमारा उत्सर्जन होता है। और यही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस तरीक़े से प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है भाई। ये तो हो गया आपका क्षार धातु के भौतिक गुण, जो कि जनरली आपको बीच बीच से क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो अलग से उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा दिया है क्षार धातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, हम उसको देखते हैं। वैसे क्षार धातु आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने की वजह से क्या होता है, ये आपका जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो क्रियाशील बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे के साथ भी क्या करता है, आसानी से क्रिया करता है, और इनकी क्रियाशीलता समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो देखते हैं उसमें किस प्रकार की क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, कैसा दिखाता है। और इनका क्वेश्चन आ गया कि जो है क्षार धातु जो होता है, उस क्षार धातु की अधिक क्रियाशीलता होने के पीछे कारण क्या है, लिखिए, है ना। जैसे लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ लिए कि भाई क्षार धातु जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, अधिक क्रियाशील होने के क्या कारण है ना, जिसको आपको लिख सकते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता के कारण निम्नलिखित है। पहला, इनका आयनन ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है। परमाणुकता जो होता है, ऊष्मा, ये हमारा कम होता है, इसके विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कम होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ये कुछ रीज़न है, जिन रीजन की वजह से क्षार धातु क्या होता है, ज़्यादा आपका क्या होता है, क्रियाशील होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि क्षार धातु जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, उसके कारण लिखिए। ये 4-5 कारण आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्षार धातु जो होता है वो क्या होता है, आपका ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, चलिए अब उनकी हम क्रियाशीलता देखते जाते हैं, किस प्रकार की क्या होती है, क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है, वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा दिया है आपका वायु के साथ क्रिया। वायु मतलब ऑक्सीजन ही लिया जाता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहने को तो नाइट्रोजन है और सेकंड नंबर में ऑक्सीजन है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो नाइट्रोजन की क्रियाशीलता थोड़ा कम होता है, किनके अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा। इसलिए वायु के साथ जब भी आप क्या करते हैं, क्रिया देखते हैं, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन को ही क्या किया जाता है, लिया जाता है। और पहला यही दिया है कि जो क्षार धातु है वो वायु के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और क्षार धातु यहाँ पर दिया है, ताजी कटी सतह चमकदार होती है, और जैसे ही वायु में रख दिया जाए तो धूमिल पड़ जाती है। धूमिल मतलब धुंधला पड़ जाती है। ठीक है, उसका चमकदार स्थिति कम हो जाती है, क्योंकि वायु के प्रभाव से वो ऑक्साइड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, कार्बोनेट में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से धुंधलापन आ जाती है। जैसे ये हमारा सोडियम है, हमारा सोडियम की बात करें, और सोडियम को यहाँ पर क्या कर दें, रख दें, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ये हमारा क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और सोडियम की संयोजकता 1 है। और हम जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, संयोजकता के आधार पर यौगिक बनता है। जैसे सोडियम अभी एक संयोजकता है, क्योंकि अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है 2 संयोजकता। तो लिखते वक्त कैसे लिखते हैं हम लोग, उल्टा लिखते हैं। तो ये देखो ऑक्सीजन का 2 है उसको कौन दर्शाता है, सोडियम, और सोडियम का 1 है उसको कौन दर्शाता है, हमारा ऑक्सीजन। इसलिए इसका यौगिक कैसे बनता है, हमारा Na2O बनता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लिख दिए, Na2। अब बैलेंस कर दो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो सामने में कितना लगा देते हैं 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, बट सोडियम गड़बड़ा गया तो 2 दूने 4, तो हम सामने में क्या लगाएंगे, यहाँ पर सोडियम का 4 कर देते हैं। तो ये 4 सोडियम हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये हमारा क्या बनाता है भाई, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से वायु के प्रभाव से इसका जो ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, सोडियम हमारा ऑक्साइड दिया है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर क्या कर ले, क्रिया कर ले, तो ये क्या बना लेगा, हमारा Na2CO3 बना लेता है। ये ऑक्सीजन इसके पास चला गया और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वायु के साथ क्रिया बता सकते हैं। सेम हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया दिया है, तो वही चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, क्योंकि इनका भी तो संयोजकता कितना होगा, हमारा 1 होगा, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा, 2। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा K2O। उस स्थिति में यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। सोडियम के साथ भी आप कर सकते हैं, Na 4 लेना पड़ेगा, और ये O2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Na2O। ठीक है, और सामने में कितना कर देंगे, 2। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिया करके ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है भाई। जैसे हम सोडियम को ही लें तो सोडियम क्या करता है, जल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से H+ बनता है, OH क्या बनता है, माइनस। तो ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को बोलते हैं सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पर इसको 2 निकालना है तो 2 कर देते हैं, है ना। तो 2 ये 2, मतलब नीचे में आप 2 लगा सकते हैं, उसको ऊपर में कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आप सामने यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं तो यही टूट करके 2 इधर हो जाता है, इसी को हम लोग तोड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, और हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर मुक्त कर देते हैं। तो इस तरीक़े से अगर हम क्या करते हैं, क्षार धातु को अगर किसके साथ क्रिया कराते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो जल के साथ क्रिया करके वो क्या बनाता है, हमारा जो है हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा अगर आगे हम करेंगे तो, या हम लोग आगे और करेंगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा बन सकता है सीजियम H2O। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, क्षार धातु के तत्वों के साथ पानी के साथ क्रिया करा सकते हैं। आगे नंबर दिया हमारा चौथा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, है ना। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का फार्मूला, जैसे सोडियम की हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। अब इनकी संयोजकता बात करें तो दोनों की संयोजकता हमारा सेम होता है, एक संयोजकता होता है। तो आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर लिखना है हमारा, क्योंकि बराबर लिखता है तो दोनों को बराबर है, इसका भी एक इसका भी है। अब बैलेंस कर लो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाता है। ये हमारा बन गया सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड। तो इस तरीक़ा से आप सोडियम हाइड्राइड बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है भी सब के सब, है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पोटेशियम हाइड्राइड, है ना, सीजियम हाइड्राइड, जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो KH2 सामने में 2 कर दो, 2KHA, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन से आप क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं, क्रिया बता सकते हैं। ये हो गया। आगे हमारा दिया है हमारा हैलोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, हैलोजन के साथ अभिक्रिया हमको देखना है। हैलोजन किसको बोलते हैं भाई, तो 17वें जो समूह हैं उसके जो है हमारे हैं 17वें ग्रुप जो होता है ना, 17वें ग्रुप जिसको X से दर्शाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन आता है, हमारा आयोडीन आता है। ये हमारे कौन से हैं, 17वें समूह के क्या है, हमारे तत्व हैं, है ना। ये आप जानते हैं, इसी को हैलोजन बोलते हैं। एक साथ में क्या बोलते हैं, इसी को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इनके साथ क्रिया कराएंगे। तो ये तो बेस्ट है हमारा। फिर सोडियम ले लेते हैं, आप दूसरा ले सकते हैं बट सोडियम हम ज़्यादा ले रहे हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं Cl2, तो इसको 2 ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्या बनता है हमारा, ये क्लोराइड बन जाता है, क्योंकि इनका भी संयोजकता एक और इनका भी संयोजकता एक होता है, तो दोनों को हम लोग लिख देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड। सेम आप पोटेशियम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम के हो गया, Br2 लिख देते हैं, तो इसको 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा 2KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका तो पोटेशियम, इसका नाम सोडियम, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन। तो इस तरीक़ा से हैलोजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार का क्या बनाता है, ये हैलाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। सीजियम क्लोराइड बोल सकते हैं। सीजियम के साथ करेंगे तो CS हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ये 2 कर देते हैं तो सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड बोलता हूँ। इस प्रकार से सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैलोजन के साथ क्रिया, ठीक। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं हैलोजन के साथ। यहाँ पर हैलाइड के लक्षण दिया गया है, कौन कौन से हैलाइड के लक्षण होते हैं। हैलाइड के लक्षण मतलब ये हैलाइड है, ये जो NaCl बन रहा है ये हैलाइड है, KBr बन रहा है वो हैलाइड, मतलब 17वें समूह के तत्वों के साथ अगर कोई तत्व क्रिया करके जो यौगिक क्या करता है, निर्मित करता है, वो उनका क्या कहलाता है, हैलाइड कहलाता है। मतलब 17वें समूह के तत्वों के साथ बना यौगिक क्या कहलाता है, हैलाइड कहलाता है। तो हैलाइड के क्या क्या लक्षण है, मतलब सोडियम क्लोराइड हैलाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड हैलाइड है, सीजियम क्लोराइड हैलाइड है, तो इनके क्या क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण ये है कि क्षार धातु के हैलोजन के साथ क्रियाशीलता समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि क्षार धातुओं की धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। पहला आपको क्या बोल रहा है हैलाइड का, कि क्षार धातु के अंतर्गत जैसे लिथियम है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें, लास्ट फ्रांसीडियम है, तो ऊपर से नीचे आने पर मतलब लिथियम से आप किधर बढ़ते हैं, सीजियम फ्रांसीडियम की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। मतलब सीजियम की क्रियाशीलता क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, और लिथियम उसके अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। वजह ये होती है कि सीजियम का परमाणु आकार क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, और परमाणु आकार ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट कर देती है, क्योंकि उसमें नाभिकीय आवेश कम होती है। इस वजह से क्या होती है, सीजियम की क्रियाशीलता आपकी ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट लक्षण यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा लक्षण क्या दिया है हैलाइड का, जो भी बनाए हैं उसका लक्षण करें ना। हैलोजन की क्षार धातु के साथ क्रियाशीलता फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक क्या होती है, घटती हैं, क्योंकि ऋण विद्युतता में कमी आती जाती है। तो यहाँ पर अगर हैलोजन की क्रियाशीलता की बात करें तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर क्लोरीन उससे कम क्रियाशील, ब्रोमीन उससे कम क्रियाशील, और आयोडीन जो है सबसे कम क्रियाशील होती है। इस वजह से अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है आपका हैलोजन के साथ बहुत ज़्यादा है ना तीव्रता के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, और आयोडीन जो होती है वो हैलोजन के साथ थोड़ा कम स्थिति से क्रिया करती है। मतलब इन दोनों में हम तुलना करें तो आयोडीन और फ्लोरीन को अगर हम क्षार धातु के साथ क्रिया कराएं तो कौन पहले क्रिया करेगा, हमारा फ्लोरीन ज़्यादा क्या करती है, पहले क्रिया करती है, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। तीसरा आयनिक जो है, आयनिक क्षार धातु हैलाइड के गलनांक क्वथनांक उच्च होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो क्षार धातु के जो हैलाइड बना है, जैसे NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होती है भैया, आपकी बहुत ज़्यादा होती है, उच्च होती है, और इनको गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करके क्षार धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्षार धातु मतलब जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो इसको हम लोग पिघला देंगे ना, तो पिघला देंगे तो यहाँ से सोडियम अलग और क्लोरीन अलग, तो यहाँ से इस प्रकार से पिघला करके हम सोडियम को निकाल सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हैलाइड बनता है, क्षार धातु के जो हैलाइड है, उन क्षार धातु के हैलाइड को पिघला करके ही क्षार धातु प्राप्त किया जाता है। मतलब नमक से हमको सोडियम अगर प्राप्त करना है तो नमक को पहले हम क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं, तब जा करके वहाँ से हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, मतलब गलित अवस्था में करते हैं, फिर उसका विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन करना मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर नमक ले लिए, इसको पिघलाए और इसमें दो ठो क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है। अब जाहिर सी बात है, जब उसमें आप इलेक्ट्रोड लगाओगे तो एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लस होगा, और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की ओर। माइनस क्या है, कैथोड है,
तो जा करके सोडियम कैथोड पर क्या हो जाएगा, आपका मुक्त हो जाएगा और वहाँ पर आपको सोडियम जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। गलित हैलाइड या जली माध्यम में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ये ठोस अवस्था में, जब ये क्या हो, ठोस अवस्था में हो, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब जो नमक है अगर वो ठोस अवस्था में हो या कोई भी हैलाइड जो ठोस अवस्था में हो रहेगा, उस स्थिति में विद्युत का क्या होता है, वो कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको पिघला देते हैं या उसको जली विलयन बना देते हैं, वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, या जो भी हैलाइड होता है ना, ये ठोस अवस्था में अगर रहे तो ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो इनके जो कण होते हैं ना, इनके अंदर जो कण होते हैं वो काफ़ी प्रबल आकर्षण बल के साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको ले जाने के लिए फ्री नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, पिघला देते हैं या जली विलयन बना लेते हैं, इनके कण क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर वो विद्युत के सुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हैलाइड जो होते हैं हमारे क्षार धातु के जो हैलाइड हैं, वो जली अवस्था में और पिघली अवस्था में क्या होते हैं, आपके विद्युत के सुचालक होते हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं। हैलाइड का तापीय स्थायित्व लिथियम से सीजियम तक और फ्लोरीन से आपका जो है आयोडीन तक घटता है। मतलब अब लिथियम से कहाँ तक जाएंगे, सीजियम तक। तो ताप देने पर जो वो है आपका स्थायित्वता किसका ज़्यादा होता है, तो लिथियम की स्थायित्वता ताप पर ज़्यादा होता है और सीजियम का कम होता है। इसी प्रकार फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा और आयोडीन का सबसे कम होता है। वजह ये होता है कि आकार में वृद्धि के साथ जो बंध शक्ति है, आकर्षण बल है, वो क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो तापीय स्थायित्वता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन तक और लिथियम से सीजियम आने तक घटता है। इसका वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से बंध शक्ति क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। समूह हैलाइड के अन्य तत्व, चौथा नंबर है हमारा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्षार धातु के हैलाइड की जल में विलयता बढ़ती है ना। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जैसे लिथियम है, फिर क्या है हमारा सोडियम है, फिर क्या है पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है ना, फिर सीजियम है और फांसीडियम है। अगर ये सब के साथ मान लो Cl 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 और ये Cl सब हमारा क्या बनाया है, हमारा हैलाइड का क्या किया है भाई, निर्माण किया है। जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, रुबिडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम पानी में अगर मिलाते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर, मतलब यहाँ पर सीजियम क्लोराइड की जल में विलयता ज़्यादा होगा और लिथियम का क्लोराइड का जल में विलयता कम होगा। यही बोल रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो जो हमारा हैलाइड होता है उनका विलयता बढ़ती जाती है, क्योंकि आकार में वृद्धि होने से जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जालक ऊर्जा क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। जालक ऊर्जा मतलब होता है, अगर कोई पदार्थ जैसे पानी होता है, ठीक है, तो पानी में अगर हम क्या कर देते हैं, नमक को क्या करते हैं, घोल देते हैं, नमक को घोलते हैं, तो नमक जो है पहले पानी में जाने के बाद दो भागों में टूट जाता है, Na+ और Cl-, और ये तुरंत जो है Na+ वाला होता है ना, वो जल के हमारे माइनस वाला भाग की ओर, और क्लोरीन जो होता है वो जल के प्लस वाला भाग की ओर क्या हो जाता है, हमारा एक बंध बना लेता है। ठीक है, जैसे सोडियम इसके माइनस के साथ और क्लोरीन इसके प्लस के साथ। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होता है, जब नमक को पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो दो प्रक्रिया होता है, एक नमक का कण टूटता है और दूसरा नमक के कण पानी के साथ क्या होता है, जुड़ता है। तो नमक के कणों का पानी के साथ जो संयोजन होता है ना, तो उसके फलस्वरूप जो क्या होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होता है विलायकन ऊर्जा। और जो नमक का कण का जो अपने कणों में टूटना जो होता है ना, वो हमारा होता है जालक ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो हैलाइड जो होता है उनका विलयता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। वजह यह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो जालक ऊर्जा होता है उस जालक ऊर्जा का मान कम होता है और विलायकन ऊर्जा अर्थात जल योजन ऊर्जा क्या होता जाता है, आपका बढ़ते जाता है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होता जाता है, आपका जो आयनिक यौगिक होता है उनका विलयता क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि सीजियम क्लोराइड जो होता है ये जल में अधिक विलय हैं जबकि हमारा लिथियम क्लोराइड जल में कम विलय या तो अविलय है, ऐसा बोल के। तो आप बोल सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड में जो जालक ऊर्जा होता है, ये जालक ऊर्जा की अगर हम बात करें, सीजियम क्लोराइड में जालक ऊर्जा
जालक ऊर्जा की बात करें तो ये हमारा कम होता है किसके अपेक्षा, विलायकन ऊर्जा की अपेक्षा, या इसी को जल योजन ऊर्जा बोलते हैं। जल योजन मतलब जब कोई कण जल के साथ संयोग कर लेता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होता है उसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा, है ना। और उस कण का पानी के साथ टूटना जो होता है वो जालक ऊर्जा। तो सीजियम क्लोराइड का जो जालक ऊर्जा होता है वो कम होता है और विलायकन ऊर्जा ज़्यादा होता है, अर्थात जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होता है, इसलिए सीजियम क्लोराइड जल में क्या है, घुलनशील है। अगर इसकी बात करें लिथियम क्लोराइड का तो इसमें जालक ऊर्जा ज़्यादा होता है, जालक ऊर्जा ज़्यादा होता है और जल योजन ऊर्जा कम होता है। जल योजन ऊर्जा क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। यही वजह है कि लिथियम क्लोराइड क्या हो जाता है आपका, कम घुलता है या तो नहीं घुलता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अपवाद दिया है हमारा, अपवाद तो केमिस्ट्री में है ही भाई। अपवाद का मतलब ये होता है कि आपका जो लिथियम फ्लोराइड है एक आयनिक यौगिक होते हुए भी जल में क्या है, अविलेय है। आयनिक यौगिक है तो जल में मिलना चाहिए लेकिन अविलेय है, क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा क्या होती है आपकी, उच्च होती है। और इसके क्रिस्टल में जालक में लिथियम और फ्लोराइड आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये अपवाद है हमारा, लिथियम फ्लोराइड अपवाद है कि इनका जो जालक ऊर्जा होता है, जालक ऊर्जा आपका बहुत ज़्यादा होता है और जल योजन ऊर्जा कम होता है। यही वजह है कि ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो इसको आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। तो ये हमारा हाईलाइट के कुछ क्या हो गया है हमारे लक्षण। एक और लक्षण दिया है, लिथियम के विभिन्न हैलाइड में हैलोजन के आकार में वृद्धि के साथ सहसंयोजक लक्षण में क्या होते जाता है, वृद्धि होता है, क्योंकि धातु हैलोजन के साथ ऋण विद्युता में अंतर का मान घटता है। और हीलियम के जो भी हैलाइड होते हैं वो सब सहसंयोजक क्रम में होते हैं, ठीक है। मतलब लिथियम के साथ जो भी हैलाइड बनता है, जैसे लिथियम के क्लोराइड, लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम के ब्रोमाइड, है ना, ये सब क्या होते हैं हमारे सहसंयोजी प्रकृति का होता है। और जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ते जाता है आपका सहसंयोजक वृद्धि होते जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे लिथियम के साथ फ्लोरीन, फिर लिथियम के साथ क्लोरीन, फिर लिथियम के साथ ब्रोमीन और फिर लिथियम के साथ आयोडीन, तो ये सब के सब जो होते हैं ना वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सहसंयोजी यौगिक कौन प्रदर्शित करता है, ये लिथियम आयोडाइड प्रदर्शित करता है। क्योंकि बोला है कि जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका हैलोजन का परमाणु आकार बढ़ते जाता है, वैसे वैसे लिथियम के साथ बना हुआ जो भी हमारा क्या होता है हैलाइड होता है वो सहसंयोजी प्रकृति वाले यौगिक जो है ज़्यादा गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, क्योंकि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी लिखते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ते जाता है वैसे वैसे हैलोजन का लिथियम के साथ जो यौगिक बनता है उनका सहसंयोजी गुण भी क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो ये भी हो गया। छठवां नंबर हमारा दिया है द्रव अमोनिया में विलयता। द्रव अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा NH3, ये हमारा क्या होता है NH3 द्रव अवस्था में, तो द्रव अमोनिया, तो उनके साथ क्या होता है ये विलयता शो करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा M लिखते हैं। M का मतलब होता है क्षार धातु लिख लो, या डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं X + Y और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं NH3, अमोनिया, द्रव अमोनिया बोल सकते हैं, ठीक है, NH3। अब ये क्रिया करके इधर आपका क्या बन जाता है, आपका एक हो जाता है आपका M नहीं करते हैं, हम सोडियम लिए हैं तो क्या ले लेते हैं हम लोग, सोडियम कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका NH3 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया X और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है Y इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा अमोनिया का क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार एक क्या बनता है हमारा यौगिक का निर्माण करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो क्षार धातु होता है उसको हम द्रव अमोनिया में क्या कर देते हैं, हम लोग घोल देते हैं, उसके साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद जो विलयन बनाता है, और विलयन का रंग कैसा होता है आपका, नीला रंग होता है। और उनका वो जो नीला रंग होता है वो उसका जो क्या होता है हमारा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उनके वजह से उसका नीला रंग क्या होता है, दिखाई देता है। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या दिया है उसका, विलयन का रंग अमोनियामय इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हम तो बोले हैं कि जो भी विलयन का रंग होता है वो अमोनियामय इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, ये हो गया। सल्फर और फास्फोरस के साथ अभिक्रिया बोल रहा है। सल्फर को किससे दर्शाते हैं, S से, फास्फोरस को किससे दर्शाते हैं, P से। इनके साथ क्रिया देखेंगे तो क्षार धातु सल्फर और फास्फोरस के साथ क्रिया करके एक सल्फाइड बनाता है और एक क्या बनाता है, फास्फाइड। सल्फर के साथ उनका यौगिक सल्फाइड कहलाता है, फास्फोरस के साथ यौगिक क्षार धातु का फास्फाइड कहलाता है। जैसे सोडियम और इसको लेंगे सल्फर,
अब ये दोनों हम लोग क्रिया करते हैं, इसका वैसे परमाणुकता 8 होता है तो ले सकते हैं, ये दोनों क्रिया करके आपका बनाता है NS। क्या बनाता है हमारा NS, क्योंकि इनकी संयोजकता 2 होता है, इनकी संयोजकता 1 होता है। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर कितना हो गया 8, तो 8 दूनी कितना हो जाता है आपका 16 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या बनाता है ये, और इसका नाम तो हमारा सोडियम है, इसका नाम क्या है सोडियम, और इसका नाम क्या है भाई सल्फ़र। तो ये हो गया सोडियम और सल्फ़र, और दोनों मिल करके क्या बनाता है हमारा सोडियम सल्फाइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है हमारा सल्फाइड बनाता है, ये हमारा सोडियम सल्फाइड है। तो ये देखो सल्फाइड बन गया। सेम अगर हम क्या करते हैं फास्फोरस के साथ क्रिया करते हैं, P4 होता है हमारा, ये 4 परमाणुक होता है। अब इनकी संयोजकता 3 होती है, इनकी संयोजकता 1 होती है, तो क्या बनेगा हमारा Na3P, Na3P, Na3P यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया Na3P, ये सोडियम फास्फाइड बोलेंगे, सोडियम फास्फाइट। सोडियम क्या होता है हमारा फास्फाइट होता है, तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर दो इसको हम लोग, इसको कितना करेंगे हम लोग 4, 4 तिया 12। तो इस तरीक़ा से आप सल्फ़र और फास्फोरस के साथ क्रिया करके यौगिक बना सकते हैं। यदि सोडियम या क्षार धातु बोल सकते हैं, है ना, सल्फ़र के साथ क्रिया करता है तो सल्फाइड कहलाता है, और फास्फोरस के साथ क्रिया करता है तो फास्फाइड कहलाता है। तो इस तरीक़ा से इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्षार धातु के गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, और आपसे इसमें 20 से क्वेश्चन कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग क्षार धातु के उपयोग देखते हैं, कुछ क्षार धातु के क्या क्या उपयोग हैं भाई। तो क्षार धातु का उपयोग तो बहुत सारा दिया गया है भाई, है ना, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप क्या करना याद कर लेना। क्षार धातु के उपयोग यूज़ ऑफ एल्कली मेटल से बोलते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले लिथियम आता है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को क्षार धातु मानते ही नहीं हैं, तो पहले किसको लिखते हैं लिथियम को। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का क्या उपयोग है, तो लिथियम धातु का उपयोग बटन, है ना, ये बटन हो गया के आकार का, छोटे आकार का बटन के आकार का बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसमें बैटरी होता है ना, जैसे घड़ी वड़ी में लगता है, वो बनाने में किया जाता है, और जिसमें लिथियम धातु ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, कैथोड के रूप में इसको क्या करता है कार्य करता है। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक विद्युत रासायनिक सेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब सेल में हमारा लिथियम का उपयोग क्या के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होता है हमारे, एक कैथोड और एक एनोड, तो एक कैथोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु बनाते हैं भाई, जिसमें कई धातु मिला होता है, इसमें किया जाता है। लिथियम लेड मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। लिथियम हो गया, फिर लेड हो गया, उन दोनों का जो मिश्र धातु बनता है उसका विद्युत तारों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तार जो घर में वायर होता है, उसके अलावा लिथियम और मैग्नीशियम का जो मिश्र धातु बनता है उसका उपयोग आर्मर प्लेट, है ना, एरोस्पेस अवयव बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये मिश्र धातु अत्यधिक कठोर होने की वजह से जंगरोधी होता है, तो ये सब में इसका क्या किया जाता है आपका उपयोग किया जाता है। और भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग अपचायक के रूप में कार्बनिक रसायन में किया जाता है भाई, है ना, आगे हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ लिथियम सरलता से संयोग कर लेता है, किसके साथ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसका उपयोग निकल कॉपर जैसे धातु के शुद्धिकरण में, है ना, ऑक्सीजन और N2 पृथक करने में भी विऑक्सीकरण बोलते हैं, में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो है धातु के शोधन में बोल सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु के उच्च तनन सामर्थ्य होती है। लिथियम और एल्यूमिनियम को मिला दें अगर Li और हमारा Al, तो इन दोनों को मिश्र धातु बनाएंगे तो उच्च तनन सामर्थ्य होती है, मतलब काफ़ी तन्यता का गुण पाई जाती है, इसलिए पर्याप्त प्रस्याता होती है, इसलिए एयरक्राफ्ट जो होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग की जाती है। लिथियम हाइड्राइड का उपयोग हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है भाई, हाइड्रोजन का स्रोत एक अच्छा है हमारा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग स्नेहक बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में इसका प्रयोग किया जाता है। लिथियम स्टीयर का उपयोग ऑटोमोबाइल ग्रीस बनाने में प्रयोग किया जाता है। मौसम रोधी एवं उच्च दृढ़ता वाले विशिष्ट प्रकार के कांच लिथियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत सारा उपयोग यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है लिथियम का, जो अच्छा लगता है आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का उपयोग सोडियम लेड होता है। सोडियम और किसको मिला दिया जाए, लेड को मिला दिया जाए, Pb को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक है, Pb पैलेडियम लेड Pb,
पीबी, है ना, पीबी बोलते हैं ना। तो सोडियम और हमारा लेड मिश्र धातु का उपयोग क्या बनाते हैं, टेट्रा एथिलेड, टेट्रा एथिलेड, इसको बोलते हैं C2H5, C2H5 और ये 4 हो गया तो ये होता है पीबी। तो टेट्रा एथिलेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एक अविस्फोटक एंटी नॉक के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो भाई उसमें मिलाकर किसका उपयोग करते हैं, सोडियम वाष्प लैंप बनाते हैं। सोडियम और सोडियम अमलगम होता है, Hg जो मरकरी होता है जब किसी धातु के साथ मिल जाता है तो उसको सोडियम अमलगम कहते हैं। का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई। उपयोगी अभिकर्मक जैसे सोडामाइड है, सोडा परऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम साइनाइड आदि बनाते हैं। बोरान और सिलिकॉन के निष्कर्षण में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन की उपस्थिति के आकलन में एक लैग्नेसे परीक्षण हम लोग करें मतलब लैब में आपको कराया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। ये लैब का काम होता है भाई। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। उद्योग में कृत्रिम रबर, रंजक, औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आपका जो प्रकाश से चलने वाला जो सेल बनता है ना आजकल, जो है सूर्य प्रकाश से चलता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव सोडियम या सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है हमारा, जहाँ पर परमाणु बम से रिलेटेड जो प्रक्रिया होता है, उसमें शीतलक ठंडकता देने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से भी आपको जो अच्छा लगेगा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका भाई पोटेशियम के उपयोग देखते हैं। पोटेशियम का उपयोग मतलब कृषि में KCl, K2SO4, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट आदि के उपयोग उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। गोल्ड धातु के निष्कर्षण में पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है, KCN का उपयोग किया जाता है। गोल्ड धातु के निष्कर्षण में ना, निष्कर्षण मतलब क्या होना, धातु को प्राप्त करना। जैव तंत्र में पोटेशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो कोशिकीय प्रक्रिया होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व किसका होता है, पोटेशियम का होता है। मृदु साबुन के निर्माण में, मृदु साबुन मतलब जो आसानी से झाग दे, में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है भाई। सर्वोत्तम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित किस में होता है, पोटेशियम में होता है। इस वजह से ये सर्वोच्च कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक मतलब क्या होता है, खींचने वाला। तो सबसे बेस्ट कौन है, पोटेशियम है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 है। इसका उपयोग अगर हम देखें तो सिरेमिक, रंगीन टेलीविज़न ट्यूब्स, फ्लोरेंसेस प्रकाश ट्यूब में आदि में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका भी प्रयोग किया जाता है। और पोटेशियम पौधों की वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। आगे सीजियम का दिया है भाई। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है, इसका भी रॉकेट नोदन में किया जाता है। परमाणु घड़ी बनाते हैं, तेल इंजन बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। उत्प्रेरक के रूप में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। रुबिडियम, लास्ट रुबिडियम है हमारा। निर्वात नली बनाते हैं भाई, प्रकाश सेल बनाते हैं, परमाणु घड़ी अनुसानक के रूप में, विशेष प्रकार के कांच निर्माण में, अंतरिक्ष वाहन में, आयल इंजन में, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में, ये सब बनाने में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रांसियम का उपयोग। फ्रांसियम क्या होता है हमारा, लास्ट है। इसका उपयोग व्यावसायिक उद्योग नहीं है, किंतु जीव विज्ञान क्षेत्र में शोध तथा कैंसर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रकाश सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जितना भी क्षार धातु है उसका उपयोग आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा उसमें नहीं है। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको क्या कर सकता है, पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। वो है हमारा लिथियम का असामान्य व्यवहार। किसका व्यवहार भाई, लिथियम का असामान्य व्यवहार। देखो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हमारे जो आवर्त सारणी में जितने वर्ग हैं, हमारा 1, 2, 3 से लेकर के जितना 18 वर्ग है, 18 वर्ग तो छोड़ दो, 17 की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के आपका जो 17 ग्रुप तक जो भी हमारा तत्व होता है, उनमें जो पहला तत्व होता है, पहला जो तत्व है, जैसे पहला तत्व में हाइड्रोजन आता है बट उसमें लिथियम को लेते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हर वर्ग का जो पहला तत्व होता है वह तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ जो है
कुछ गुणों से क्या करता है, भिन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व, जैसे वर्ग 1 का पहला तत्व लिथियम, वर्ग 2 का आपका बेरिलियम, वर्ग 13 का बोरान, 14 का कार्बन, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन और 17 का फ्लोरीन। तो हर वर्ग का जो पहला तत्व होता है ना, वह अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अपने और नीचे में जो भी तत्व आता है उनसे थोड़ा सा क्या करता है, हट के थोड़ा सा कुछ अलग व्यवहार क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और वही व्यवहार उनका क्या कहलाता है, आपका असामान्य व्यवहार कहलाता है। चूँकि लिथियम भी अपने समूह का क्या है, पहला तत्व है, अतः वह भी अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, कुछ अलग व्यवहार क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो लिथियम का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। तो उसका कौन कौन सा असामान्य व्यवहार है वो यहाँ पर दिया गया है, जो अपने समूह से वो क्या करता है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये आप यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है लिथियम का सामान्य व्यवहार क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो पहला तत्व होता है, वो पहला तत्व अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, जो उनका असामान्य व्यवहार कहलाता है। चूँकि लिथियम भी अपने समूह का पहला तत्व है, इसलिए वो अपने भी समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जो उसका असामान्य व्यवहार कहलाता है। और कौन कौन सा असामान्य व्यवहार है जो अपने समूह से वो अलग प्रदर्शित करता है, वो देखने वाले हैं। ये लिखा है, लिथियम के गुण अपने समूह के अन्य क्षार धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से थोड़ा भिन्न होता है, जो कि लिथियम का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। तो कौन कौन से जो हमारा व्यवहार है जो अपने समूह से वो अलग प्रदर्शित करता है, वो निम्न है। पहला, लिथियम परमाणु और आयन का आकार सबसे छोटा होता है। लिथियम जो होता है वो अपने समूह में सबसे क्या होता है, छोटा आकार का होता है, उसका छोटा परमाणु आकार पाया जाता है। क्योंकि आप पढ़े हो कि ऊपर से हम नीचे जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीडियम की अगर हम बात करें, तो ऊपर से हम जैसे जैसे क्या करते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो उस स्थिति में लिथियम सबसे पहले आता है, मतलब उनका आकार सब क्या होता है, आपका छोटा होता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि लिथियम अपने समूह के अंतर्गत आने वाले सभी तत्वों से क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से थोड़ा सा वो एक अलग व्यवहार क्या करता है, दर्शाता है। ये पहला हो गया। दूसरा, समूह में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसका होता है, हमारा लिथियम का होता है, क्योंकि उनका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से वो थोड़ा सा एक अलग व्यवहार दर्शाता है ना। मतलब अपने समूह में सबसे छोटा है, अपने समूह में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसका होता है, लिथियम का होता है। अपने समूह में सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होता है, हमारा लिथियम का ही होता है। और अपने समूह में सबसे ज़्यादा ध्रुवण क्षमता जो होता है वो किसका होता है, लिथियम का होता है। और रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है, वो लिथियम में होता है। तो ये 4-5 हमारे क्या हैं, ऐसा व्यवहार है जो लिथियम अपने समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य तत्वों से क्या करता है, अलग प्रदर्शित करता है। और यही 5-6 व्यवहार आपका क्या कहलाता है, आपका लिथियम का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। और भी हमारा दिया है, जैसे लिथियम द्वारा समूह के अन्य सदस्यों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो ये लिथियम समूह में सर्वाधिक कठोर धातु है। हाँ भाई, सबसे कठोर है, अभी जस्ट देखे हैं, है ना, मृदु, जबकि अन्य मृदु हैं, ये हम लोग देखे हैं, अन्य को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का गलनांक सबसे क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, जो अपने समूह से सबसे आपका अलग से व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। लिथियम जल के साथ क्रिया धीमी होता है, जबकि नीचे वाला सदस्य क्या करता है, आपका जल्दी क्रिया करता है। तो हम लोग देखें, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, पढ़े हैं। अब चायक गुण क्या होता है, आपका लिथियम का सबसे कम होता है, ये सब पढ़े हैं। अन्य सदस्य की तुलना में यह वायु से कम क्रियाशील होता है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। और जल के साथ जल योजित होकर के लिथियम क्लोराइड 2H2 बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम ऐसा है, जब लिथियम के पानी के साथ क्रिया कर दें, लिथियम के हैलाइड को अगर हम पानी के साथ क्रिया कर दें तो हाइड्रेट बनाता है। वो पानी जब जिसके साथ जुड़ जाता है वो हाइड्रेट कहलाता है, जबकि अन्य क्षार धातु ऐसा नहीं करते हैं। ये हो गया। और लिथियम हाइड्रोक्साइड समूह में सबसे दुर्बल क्या होता है, क्षार होता है, जबकि अन्य क्या होता है, आपका प्रबल क्षार होते हैं। तो ऐसा कुछ रीजन है जिसमें से आप कोई 4-3 छांट के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सारा दिया गया है भाई, आपको जो अच्छा लगना है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 13, 14, 15, 16 दिया है, आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं को उनमें से क्या कर सकते हैं, 3, 4, 5 जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे हमको देखना है वो है लिथियम और मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम है, लिथियम मतलब Li और ये होता है हमारा मैग्नीशियम।
ठीक है। लिथियम और हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। उतना समय आपको बता रहा था कि दो हमारा होता है, एक हमारा होता है द्वितीय आवर्त, मैं उतना समय परिभाषा भी बताया था। द्वितीय आवर्त में कौन आता है हमारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। फिर कौन आता है हमारा, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है भाई हमारा, 7 ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। फिर तृतीय आवर्त के अंतर्गत कौन आता है भाई हमारा, तृतीय आवर्त में हमें आपको लिखाया था सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है 12। उसके बाद कौन होता है हमारा, एल्यूमिनियम के बाद कौन होता है हमारा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद क्या होता है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, द्वितीय आवर्त के तत्वों का, किसका भाई हमारा, द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त में ये पूरा आ रहा है, तो द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के, जैसे हमारा ये हमारा द्वितीय आवर्त का तत्व कौन है हमारा, लिथियम है, और अगले समूह कौन है, मान लो ये समूह कौन है हमारा 1, ये समूह हमारा 2 है। तो द्वितीय आवर्त के तत्व का अगले समूह, ये 1 है तो अगले समूह 2 होगा, तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ। द्वितीय आवर्त के तत्व अर्थात लिथियम का अगले समूह के तत्व, अर्थात अगले समूह के तत्व जो कि तृतीय आवर्त के हैं, इसके साथ कुछ गुणों में क्या करना, समानता प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है आपका, विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्व में उपस्थित लिथियम अपने विखंडता उपस्थित तृतीय आवर्त के समूह 13 में उपस्थित या 2 में उपस्थित मैग्नीशियम के साथ कुछ गुणों में क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है, वही विकर्ण संबंध कहलाता है। तो अपने भाषा में लिखना, द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्व मैग्नीशियम के साथ कुछ गुणों में समानता दर्शाता है, यही समानता क्या कहलाता है आपका, विकर्ण संबंध कहलाता है। किनके बीच, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच। तो अपने वर्ड में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कि द्वितीय आवर्त के तत्व अर्थात लिथियम का अगले समूह के तत्व मैग्नीशियम जो कि तृतीय आवर्त के तत्व हैं के साथ कुछ गुणों में क्या करना, समानता प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध कहलाता है। और लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध होने के क्या कारण हैं वो यहाँ पर दिया गया है। पहला कारण ये दिया है कि लिथियम और मैग्नीशियम में दोनों के बीच विकर्ण संबंध होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि दोनों के जो हमारा परमाणु आकार होता है और आयनिक त्रिज्या होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का। इस वजह से वो क्या करता है, विकर्ण संबंध क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा, लगभग समान उन दोनों का क्या होता है, ऋण विद्युतता होता है, इसलिए दोनों में विकर्ण संबंध होता है। दोनों का धन आवेश गुण क्या होता है हमारा, समान होता है, इसलिए विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। और दोनों का ध्रुवण क्षमता क्या होता है आपका, समान होता है, तो वो क्या करता है आपका जो है विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। और भी बहुत सारे हैं हमारे, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के और भी बहुत समानता है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों अपने समूह में सबसे कठोर धातु हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे में समानता प्रदर्शित करते हैं। दोनों अपने समूह में उच्च गलनांक वाले तत्व हैं, इसलिए ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लिथियम की बात करें अगर हम, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा तो Li2O बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसी प्रकार मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो ये हमारा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है आपका, निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के विकर्ण संबंध के कारण बता सकते हैं। दोनों तत्व नाइट्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं भाई। तो दोनों तत्व क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम N2 के साथ क्रिया करता है, इसका संयोजकता 3, इनका संयोजकता 1, तो क्या बनता है हमारा Li3, और ये क्या बनता है, N बनता है ना। लिथियम नाइट्राइड जिसको बोलते हैं, बैलेंस कर दिया जाए तो ये 2 हो जाता है, तो 2 तिया 6। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 संयोजकता, मैग्नीशियम 2 संयोजकता। उस स्थिति में क्या होता है, मैग्नीशियम में 3 आ जाता है, नाइट्रोजन में 2 आ जाता है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाता है। तो दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है हमारा, नाइट्राइड का निर्माण करता है। इस वजह से दोनों में क्या होता है, विकर्ण संबंध पाया जाता है। 5वां नंबर, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड को अधिक गर्म करने पर अपघटित होकर के धातु ऑक्साइड और क्या बनाते हैं, जल देते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, जैसे लिथियम के हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, LiOH,
जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये क्या बनाता है हमारा Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है हमारा H2O का निर्माण करता है। बैलेंस कर दो आप, यहाँ हमारा यहाँ पर 2 करते हैं तो 2 करते हैं तो उसी स्थिति में सब बैलेंस हो जाता है, ये बन गया। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH2 होता है। अब इसको हम लोग क्या मारेंगे, हीट मारेंगे तो ये हमारा क्या बनाता है MgO बनाता है और एक हमारा क्या होता है यहाँ से H2O क्या हो जाता है आपका गायब हो जाता है ना। तो इस तरीक़े से दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं अगर उसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो ये दोनों टूटने के पश्चात ऑक्साइड और क्या देते हैं हमारे H2O देते हैं। इस वजह से दोनों विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो नाइट्रेट हैं उनको गर्म करने पर अपघटित होकर के धातु ऑक्साइड और साथ में जो है 2 गैस, एक हमारा क्या होता है हमारा NO2 बोल सकते हैं हम लोग, NO2 वह हमारा क्या करते हैं ऑक्सीजन का क्या करते हैं मिश्रण देखते हैं करके देखते हैं हमारा। जैसे लिथियम है हमारा और ये हमारा क्या है नाइट्रेट है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं हम लोग अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने से धातु ऑक्साइड मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं। साथ में हमारा क्या हो जाता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। चलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये हमारा क्या निकाल देते हैं O2 निकाल देते हैं। बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ से 2 कर देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा टोटल हमारा 2 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ये, तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा आपका नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 2 2 4 4 और 1 कितना हो गया हमारा 4, 2 2 4 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, और इसको अगर हम 1 कर दें हाफ कर दें तो ये हमारा ऑक्सीजन। तो ये जो लिथियम के नाइट्रेट हैं या मैग्नीशियम के नाइट्रेट हैं उसको गर्म करने पर ऑक्साइड बनाता है ना। उसके बाद जो है नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन क्या करता है आपको मुक्त करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनके वजह से क्या होते हैं दोनों विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो ये विकर्ण संबंध तक आज का हमारा क्लास यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है। आने वाले क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो है टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं।